वित्त मंत्री ने डाल्टनगंज में बैठक कर एमआरएमसीएच में व्यवस्था में सुधार के लिए 3 दिन का दिया अल्टीमेटम। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि भवन का किया निरीक्षण। रांची में 13 लाख रुपए की लूट, अपराधियों की गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल। रक्षा राज्य मंत्री ने जंगलराज की दी संज्ञा। बाबूलाल ने भी राज्य सरकार को विधि व्यवस्था पर घेरा। 1 जनवरी से कई प्रमुख ट्रेनों की समय सारणी में होने जा रहा है बदलाव। टाटा पटना वंदे भारत और पलामू एक्सप्रेस की टाइमिंग में भी होगा परिवर्तन। और रामगढ़ में 2 दिवसीय राष्ट्रीय T20 दिव्यांग महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज। मेजबान झारखंड समेत 4 टीमें ले रही हैं हिस्सा। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। नमस्कार, खबरें झारखंड के साथ मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी आम बजट के मद्देनजर आज नई दिल्ली में 5वीं बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। इस बजट पूर्व बैठक में केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार समेत कई विभागों के सचिव भी शामिल हुए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में उद्योग प्रतिनिधियों के साथ 5वीं बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 की तैयारियों को लेकर आयोजित की गई है। इस बैठक में वित्त मंत्री ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए। इस बैठक में वित्त, निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन, आर्थिक कार्य सहित कई विभागों के सचिव, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग तथा केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी शामिल हुए। गौरतलब है कि ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार 8वां बजट होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मध्य प्रदेश के इंदौर में आर्मी वार कॉलेज में सेना के अधिकारियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सेना के जवानों से आंतरिक और बाहरी खतरों पर पैनी नजर रखने का भी आग्रह किया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय सेना हर वक्त हर परिस्थिति के लिए तैयार रहती है। आज का समय पूरी तरह से अलग है। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सेनाएं आमने सामने खड़े होकर ही युद्ध करें। इंफॉर्मेशन वारफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वारफेयर, प्रॉक्सी वारफेयर, इकोनॉमिक ब्लैकमेलिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर, स्पेस वारफेयर और साइबर अटैक जैसे अनेक अनकन्वेंशनल मेथड्स अब हमारे सामने एक चैलेंज की तरह खड़े हुए हैं। हाइब्रिड वारफेयर और ग्रे जोन वारफेयर हमारे चैलेंजेज में और भी इजाफा कर रहा है। देश दुनिया में कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है, कोई आपदा आती है, तो हमारी सेना वहां फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में काम करने के लिए पहुंच जाती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इको टूरिज्म के विकास के लिए बेहतर कार्य योजना बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। मुख्यमंत्री ने आज झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बैठक में पर्यटन विकास के मुद्दों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि राज्य में इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के विकास से रोजगार के अवसर तो सृजित होंगे ही, इससे प्रकृति और पर्यावरण को भी संरक्षित रखा जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उन स्थानों को चिन्हित करने का निर्देश दिया जहां इको टूरिज्म की बेहतर संभावनाएं हैं। बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आज डाल्टनगंज सर्किट हाउस में बैठक कर मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल MRMCH में साफ सफाई और व्यवस्था में सुधार के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई को लेकर विशेष जोर दिया। 300 बेड वाले अस्पताल में 135 सफाई कर्मियों को 3 शिफ्ट में लगाना है, लेकिन यहां मात्र 51 कर्मी ही कार्यरत हैं, जिस पर वित्त मंत्री ने मैन पावर देने वाली कंपनी बालाजी पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने 3 दिनों के भीतर सरकारी एग्रीमेंट के अनुसार 135 कर्मियों को अस्पताल में लगाने का निर्देश दिया। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि 1 जनवरी से सारे कर्मियों की बायोमेट्रिक हाजिरी बनेगी और उसी अनुसार भुगतान होगा। गौरतलब है कि मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पिछले दिनों MRMCH के निरीक्षण के दौरान कई खामियां पाई थीं, जिस आलोक में उन्होंने ये बैठक कर सुधार का निर्देश दिया।
इधर राज्य की कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने आज रांची स्थित कांके कृषि भवन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जरूरी निर्देश और सुझाव भी दिए। कृषि भवन में कर्मियों और अधिकारियों के छुट्टी पर चले जाने को लेकर वो नाराज भी दिखी। कृषि मंत्री ने कहा कि अब राज्य में 1 एकड़ से कम में बने तालाब का भी सरकार जीर्णोद्धार करेगी। उन्होंने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में निजी तालाब को लेकर विभाग को प्लान तैयार करने का निर्देश दिया गया है। कृषि मंत्री ने विभाग के द्वारा आने वाले समय में सब्जियों के MSP तय करने की दिशा में भी काम करने की बात कही है। भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव ने मोर्चा के सदस्यों के साथ जमशेदपुर एग्रीको स्थित आवास पर विधायक पूर्णिमा साहू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विधायक बनने पर पूर्णिमा साहू को बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही सांगठनिक मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया। रांची में अपराधी बेखौफ होकर अब लूटपाट को अंजाम दे रहे हैं, जिससे राजधानी की विधि व्यवस्था सवालों के घेरे में आती दिख रही है। पंडरा में अपराधियों ने दुस्साहस दिखाते हुए आज बैंक में पैसा जमा कराने जा रहे एक व्यक्ति से दिन दहाड़े लगभग 13 लाख रुपए लूट लिए। शख्स के बचाव में आए होटल संचालक को भी अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। हालांकि वे अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। 3 की संख्या में आए अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने बड़ा अभियान शुरू किया है। जगह जगह नाकेबंदी भी की गई है। गौरतलब है कि पिछले दिनों रातू इलाके में भी अपराधियों ने इसी तरह से एक लूटकांड को अंजाम देते हुए 14 लाख रुपए की छिनतई की थी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में लूटपाट और गोलीबारी की घटना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे जंगल राज की वापसी की संज्ञा दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सेठ ने कहा कि रांची में दिन दहाड़े फायरिंग और लगभग 13 लाख रुपए की लूट की घटना हतप्रभ करने वाली है। उन्होंने कहा कि बीच शहर में अपराधी तांडव कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं और व्यवसायियों को लूट रहे हैं, जो ध्वस्त हो चुकी व्यवस्था का प्रमाण है। रक्षा राज्य मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे 90 के दशक का जंगल राज वापस आ चुका है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी विधि व्यवस्था के सवाल पर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि झारखंड में प्रतिदिन औसतन 5 लोगों की हत्या हो रही है। उन्होंने कहा कि आंकड़े के मुताबिक इस वर्ष जनवरी से अक्टूबर तक के बीच 1400 लोगों की हत्या की जा चुकी है। इस दौरान सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि पुलिस अधिकारी, अधिवक्ता और जनप्रतिनिधि भी असमय मौत के घाट उतार दिए गए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड में अपराध का ग्राफ चिंताजनक रूप से ऊपर चढ़ रहा है। श्री मरांडी ने कहा कि विधि व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन मुख्यमंत्री नागरिकों की सुरक्षा में बुरी तरह विफल साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर तुरंत ठोस कदम नहीं उठाए गए तो राज्य की स्थिति और भयावह हो सकती है। श्री मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को अपराध नियंत्रण के लिए मजबूत इच्छा शक्ति के साथ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। 1 तारीख से कई ट्रेनों के समय में आंशिक बदलाव किया गया है। पूर्व मध्य रेलवे के अनुसार 8 वंदे भारत ट्रेन, 14 एक्सप्रेस, 9 पैसेंजर ट्रेनों के समय में बदलाव हुआ है। वहीं 13 ट्रेनों का मार्ग विस्तार किया गया है, जबकि 3 ट्रेनों के फेरे बढ़ाए गए हैं। जिन ट्रेनों के समय सारिणी में बदलाव किया गया है उसमें टाटा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस और पलामू एक्सप्रेस शामिल हैं। दोनों ट्रेन पलामू के इलाके के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं और विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए गुजरती हैं। गढ़वा रोड रेलवे स्टेशन पर पलामू एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस के समय में बदलाव किया गया है। टाटा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस गढ़वा रोड रेलवे स्टेशन पर 11:45 पर पहुंचेगी और 11:50 पर खुलेगी। बरकागाना राजगीर पलामू एक्सप्रेस 1:50 पर पहुंचेगी और 1:55 पर खुल जाएगी। रेलवे ने यात्रियों से कहा है कि यात्रा से पहले NTES ऐप या 139 हेल्पलाइन नंबर पर समय में हुए बदलाव की जानकारी हासिल कर लें। पाकुड़ में ट्रैफिक सुधार की दिशा में जिला प्रशासन की कवायद तेज हो गई है। इस कड़ी में उपायुक्त मनीष कुमार और पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने परिवहन और सड़क सुरक्षा कोषांग को टोही वाहन हैंडओवर किया है। इस दौरान उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कई उपकरण भी मुहैया कराए।
बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है जिसमें हम लोग कैसे ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, जो एक्सीडेंट होता है उसको कम कैसे किया जाए और किसी एक्सीडेंट में फैटलिटी ज़्यादा हो रही है उसको कैसे कम किया जाए, इन तमाम चीज़ों पे एक प्लान बना है, जिस प्लान के तहत हम लोग इंटीग्रेटेड रूप से एक जो एक्शन बनाए हैं उस एक्शन के तहत अभी आपने देखा होगा टोइंग वाहन का फ्लैग ऑफ किया गया है। इसके अलावा टोटो का रजिस्ट्रेशन, जितने हमारे कमर्शियल व्हीकल्स हैं उसमें रिफ्लेक्टिव टेप्स लगाना और जो भी टीम इस एक्शन प्लान को धरातल पर उतारने के लिए सड़क पर उतरेगी वो फुल्ली इक्विप्ड रहें। उसके लिए उनको बॉडी वॉर्न कैमरा जो अपने शरीर में लगा करके रखेंगे, ब्रेथ एनालाइजर, उनका जो इलेक्ट्रिक बैटन होता है जो डिफरेंट कलर में रेड या ग्रीन चमकते रहेगा, फ्लोरोसेंट जैकेट जो दूर से ही लोगों को पता चले कि कोई वहाँ कर्मी काम कर रहा है इत्यादि। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चीज़ से उनको इक्विप किया गया है जिससे वो अपना 100% इफेक्टिव रूप से इस काम को कर सके। रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक अजय कुमार की मौजूदगी में आज पुलिस केंद्र में साप्ताहिक परेड और पुलिस सभा का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक ने रामगढ़ थाना में संचालित मेस का भी निरीक्षण किया और संचालक को साफ सफाई रखने और मेनू के अनुसार पुलिसकर्मियों को खाना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। युवाओं के लिए खुशखबरी है। एयरफोर्स ने अग्निवीर योजना के तहत आवेदन मांगा है। गढ़वा के उपायुक्त शेखर जमुआर ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा करते हुए बताया कि भारतीय वायुसेना के अग्निवीर वायु के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 7 जनवरी से 27 जनवरी 2025 तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार असाधारण वृद्धि दर्ज करते हुए 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। इससे भारत विश्व में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। वर्ष 2014 से 2024 के दशक में भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगभग 709 बिलियन डॉलर का हुआ था। कुल प्रत्यक्ष निवेश लगभग 709 बिलियन डॉलर का हुआ था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धी सूचकांक में 2014 के 71वें स्थान से छलांग लगाते हुए भारत 2018 में 39वें स्थान पर पहुंच गया। ये बुनियादी ढांचा, बाजार के आकार और नवाचार में वृद्धि को दर्शाता है। देशी बीजों के संरक्षण और मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देने के लिए देश में विभिन्न स्तरों पर प्रयास हो रहे हैं। इस सिलसिले में रांची में प्रदान संस्था के तत्वावधान में और नेशनल कोएलिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग और झारखंड सीएसओ फोरम के सहयोग से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न प्रमंडलों से आए लगभग 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया। रांची में देसी बीजों के संरक्षण और मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला में केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ साथ कृषि विशेषज्ञ समेत विभिन्न प्रमंडलों से आए लगभग 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला को प्रकृति बचाओ फाउंडेशन के डॉक्टर शकील रहमान और प्रदान की अनीता टोपो समेत अन्य विशेषज्ञों ने संबोधित किया। इस दौरान विशेषज्ञ वक्ताओं ने स्थानीय बीज प्रणाली को मजबूत करने, पारंपरिक कृषि ज्ञान को संरक्षित करने और सतत कृषि के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। हम देखते थे कि जब लोग पहले अपना देशी अनाज खाते थे तो कुपोषण की समस्या बहुत कम थी। अभी जो है कुपोषण की समस्या बहुत बढ़ गई है। इस वजह कर भी हम लोगों को चाहिए कि देशी प्रजाति का संरक्षण भी करें और उसको बढ़ावा दें, क्योंकि अभी हर तरह का अगर पॉलिसी की बात करें तो किस तरह से पॉलिसी में सहयोग किया जा सकता है ताकि देसी बीज को संरक्षण करने में किसानों को मदद मिल सके, वैसे उद्यमियों को डेवलप करने में मदद मिल सके। कहीं ना कहीं हमारा देसी बीज के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, धान के बारे में भी पता नहीं है, क्योंकि आज हम अपना खुद बात करें तो मेरे को भी पता नहीं था कि देसी धान होता क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं मिलेट्स ऑफ पीआर 2023 जब हुआ शुरू तो उस वक्त ये वर्कशॉप में शामिल होने के बाद मेरे को भी पता चला कि देसी धान भी होता है। कार्यशाला में देसी बीजों के संरक्षण, प्रबंधन और मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देने और पारंपरिक कृषि ज्ञान के दस्तावेजीकरण पर भी विमर्श हुआ। वक्ताओं ने कहा कि स्थानीय बीज प्रणाली को सशक्त बनाना न केवल खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बल्कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए भी आवश्यक है। विशेषज्ञों ने महिलाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी बल दिया कि झारखंड में पूरे प्रमंडल में इस सरकार ने
मिलेट्स सीड बैंक का स्थापना करना चाह रहे हैं। अभी काफ़ी जगह पर ये स्थापना शुरू हो गई है। मैं सरकार से ये अपील करता हूँ कि जिस तरह से मिलेट सीड का बैंक का स्थापना किया जा रहा है, मैं चाहूँगा कि बाकी बीज को भी इसी सीड बैंक के माध्यम से जोड़ा जाए। हम अपना गांव में जैविक खेती करवा रहे हैं और सर लोग जब विजिट होता है तो मेरा ही गांव ले जाते हैं किसान सबको, किस तरह से हम लोग घर का अगल बगल में जो पत्ता मिलता है इस सब में हम लोग किस तरह से दवा बनाते हैं, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, उस सब के बारे में हम लोग किसान लोग को भी बताते हैं और जो विजिट में जाते हैं उन लोग को भी हम लोग बना के भी हम लोग स्टोर करके रखे हैं, उसको भी हम लोग दिखाते हैं। 2 दिवसीय कार्यशाला में समूह गतिविधियों और पैनल चर्चाओं के माध्यम से बीज चयन, प्रसंस्करण और भंडारण की आधुनिक और पारंपरिक तकनीकों पर चर्चा की गई। प्रतिभागियों ने अपने क्षेत्रों में उगाई जाने वाली स्थानीय फसलों की पहचान और उन्हें संरक्षित करने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर विचार विमर्श किया। कार्यशाला में किसान, बीआरसी उद्यमी और शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। करीब 38 वर्षों की सेवा के बाद दूरदर्शन केंद्र रांची से हेल्पर जगदीश राम इस महीने की 31 तारीख को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनके सेवानिवृत्ति के सम्मान में दूरदर्शन केंद्र रांची में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान केंद्र प्रमुख आर.के. राव समेत तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। रामगढ़ में आज से 2 दिवसीय राष्ट्रीय T20 दिव्यांग महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हुआ। पेयजल और स्वच्छता और मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने टूर्नामेंट का उद्घाटन कर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने और खेलों के विकास के लिए संकल्पित है। इस मौके पर विधायक ममता देवी और दिव्यांग परिवर्तन फाउंडेशन संस्था के मुख्य संरक्षक विजय मेवाड़ समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। रामगढ़ छावनी परिषद फुटबॉल मैदान में आयोजित इस 2 दिवसीय T20 दिव्यांग महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में झारखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा की टीमें हिस्सा ले रही हैं। दिव्यांगों को 1,000 रुपया पेंशन मिल रही है, तो निश्चित तौर पर हम लोग को भी मैया सम्मान योजना के तर्ज पर 25 रुपया पेंशन दिलाया जाए, एकेडमी बनाया जाए और हर उन दिव्यांग बच्चे बच्चियों के लिए जो जीवन जीने का संघर्ष कर रहा है, जो बेहतर खेल के मैदान में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, उनके लिए नीति लाने की आवश्यकता हम लोग आज अवलोकन करके खुले आंखों से देख करके एहसास किए हैं और इस एहसास को ले जाकर हकीकत में बदलने का प्रयास। दिल्ली में आयोजित 9वीं राष्ट्रीय लॉन बॉल प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए कई पदकों पर कब्जा जमाया। प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए दिनेश और सुनील की जोड़ी ने दिल्ली को फाइनल में 22-11 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। वहीं झारखंड की महिला टीम को खिताबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा और रजत से ही संतोष करना पड़ा। महिला एकल स्पर्धा में भी सरिता तिर्की को भी रजत पदक से संतोष करना पड़ा। वहीं पुरुष ट्रिपल स्पर्धा में वसीम, आलोक लकड़ा और अभिषेक लकड़ा ने कांस्य पदक प्राप्त किया। जयपुर में 7 से 13 जनवरी तक आयोजित होने वाले सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए रांची में खिलाड़ियों का सिलेक्शन ट्रायल हुआ। इस ट्रायल में 75 लड़कियां और 125 लड़के शामिल हुए। इस दौरान सभी प्रतिभागियों ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर आयोजकों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। मेलबोर्न में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच के 5वें और अंतिम दिन ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 184 रनों से आज हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 340 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में भारतीय टीम 155 रन ही बना सकी। रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली सस्ते में पेविलियन लौट गए। इसके साथ यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत के बीच 88 रन की अच्छी साझेदारी देखने को मिली। यशस्वी जायसवाल ने अर्धशतक पूरा करने में कामयाबी पाई। ऋषभ पंत 30 रन बनाकर आउट हुए, वहीं यशस्वी जायसवाल ने 84 रन बनाए। इन दोनों के अलावा और कोई बल्लेबाज टिक कर नहीं खेल सका और पूरी टीम 155 रन बनाकर ही सिमट गई और आउट हो गई।
गढ़वा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित अन्नराज डैम अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए आजकल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। नववर्ष के मद्देनजर यहां सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। यहां डैम गोवावल क्षेत्र के हजारों एकड़ भूमि को भी सिंचित करता है। गढ़वा का अन्नराज डैम लगभग 1 किलोमीटर लंबा और 28 मीटर ऊंचा है, जो गोवावल क्षेत्र की हजारों एकड़ भूमि को सिंचित करता है। इस डैम के पानी से 30 गांवों में खेती होती है। अन्नराज डैम अपनी हरियाली, पहाड़ों और विदेशी पक्षियों के लिए मशहूर है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं। नेतरहाट होके गुजर रहे थे तो मोबाइल से पता चला कि ये जो आखिरी सुबह है, जो गढ़वा के पास ये अन्नराज डैम है, ये बहुत ही अच्छा जगह है घूमने के लिए। तो एक बार देखने के लिए आ गया। यहाँ पर जो देखा बहुत ही सुंदर है। ये जो प्राकृतिक शोभा है ये बहुत ही दिलचस्प, क्या बोलते हैं इसको, बहुत ही अच्छा है। नौका विहार का आनंद लेने तो यहाँ दूर दूर से सैलानी आते थे, लेकिन एक दुर्घटना होने के बाद से ये बंद कर दिया गया है। अन्नराज डैम में पर्यटक विकास को लेकर काम किए गए हैं। सौंदर्यीकरण के अलावा यहाँ पर पर्यटकों की जरूरत के लिए दुकान भी बनाए गए हैं। अन्नराज डैम की वजह से हम लोग का यहाँ पे बहुत दूर दूर के लोग आते रहते हैं। इसकी वजह से हम लोग का रोजगार यहाँ पे मिला है, दुकान खुल चुके हैं। गढ़वा अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि नव वर्ष के मद्देनजर अन्नराज डैम आने वाले सैलानियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर प्रशासन संकल्पित है, जिसको लेकर निर्देश भी जारी किए गए हैं। उन्होंने सैलानियों से गहरे पानी में न जाने और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखने का भी आग्रह किया है। वैसे तो बोटिंग पर भी हम लोग बीच में रोक लगाए हुए थे, लेकिन मान के चलिए जो गहरा पानी है वहाँ पर बहुत लोग क्या होते हैं, खेल खेल में उतर जाते हैं, तो उस सबसे बचें। और जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को वहाँ अगर लेके जाते हैं तो बच्चों पर नजर रखें। इस बार पानी थोड़ा सा ज्यादा है, बारिश अच्छी हुई है तो पानी में मतलब पानी का लेवल थोड़ा ज्यादा है। निश्चित रूप से गढ़वा का अन्नराज डैम बेहद मनभावन स्थल है, जिसकी खूबसूरती देखने लायक है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। नए साल के स्वागत के लिए हजारीबाग के लोग भी तैयार हैं। पर्यटकों और सैलानियों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन की तैयारी मुकम्मल है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से न्यू ईयर की सबको बधाई देता हूं। दूसरा चीज ये कहना चाहता हूं कि आप लोग पिकनिक स्पॉट पर जाएं, खुशियां अपने साथ बांटें, मनाएं और इस टाइप का काम कोई ना करें कि जिससे कि किसी को क्षति पहुंचे या अपनी क्षति पहुंचे। अगर आप बाइक से या 4 व्हीलर से जाते हैं तो प्रॉपर सीट बेल्ट, हेलमेट वगैरह लगा के जाए। हम पिकनिक स्पॉट पर, जिस थाने के अंतर्गत जो पिकनिक स्पॉट पड़ता है, वहां पर हम सभी जगह पर फोर्स का इम्प्लीमेंट कर दिए हैं और वहां पर फोर्स भी रहेगी। वर्ष का अंत और वर्ष की शुरुआत हर कोई पूजा अर्चना और मंगल कामना के साथ करना चाहता है। यही वजह है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक देवघर बाबा वैद्यनाथ मंदिर में कल यानी 31 दिसंबर और 1 जनवरी को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है, जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साल 2024 विदा हो रहा है और अंग्रेजी नया साल नई उम्मीदों के साथ बस अब दस्तक देने वाला ही है। नव वर्ष पर देवघर बाबा वैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है, जिसे लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंदिर के मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त ने बताया कि भक्तों के सुगम जलार्पण के लिए खास प्रबंध किए गए हैं। तो भीड़ यहाँ पे काफी तादाद में होती है हर वर्ष। उसके लिए सारा इंतजामात हमारे डीसी साहब यहाँ के मूल होते हैं। डीसी साहब के द्वारा, हमारे एसडीएम साहब के द्वारा, एसपी साहब के द्वारा पूरा भीड़ के लिए पूरा इंतजामात किया जाता है। अधिक होती है, अंग्रेजी नया साल शुरू होने वाला है और सबों को अपने लिए कामना करनी है, अपने परिवार के लिए कामना करनी है और हम भी
बाबा से मानते हैं कि हाँ, बाबा धाम में आने वाले सभी यात्रियों की बाबा मनोकामना पूरी करे। देवघर के मंदिर पुरोहित भक्तिनाथ फलारी और मंदिर के पंडा नारायण परिवार बताते हैं कि बाबा धाम में साल के अंतिम दिन और नववर्ष के पहले दिन श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंगल कामना के साथ बाबा के दरबार में पहुंचते हैं। नया साल है, नई उमंग है और यात्री का तो यहाँ मेला चलता है। 1 जनवरी विशेष दिन है तो विशेष भीड़ मंदिर में होती है। 31 अंतिम साल है। बाबा से हर यात्री आते हैं कि मेरा नया साल मंगलमय हो, घर में सुख शांति हो, धन की प्राप्ति हो। 1 जनवरी को बहुत से लोग नया साल के रूप में मनाते हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ देवघर में देखने को मिलता है कि शुरुआत बाबा का पूजन करके जीवन को सफल बनाए, अपना आगे का जीवन सुरक्षित और बढ़िया चले। 12 ज्योतिर्लिंगों में से देवघर बाबा धाम देश दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में वर्ष का अंत और वर्ष की शुरुआत महादेव की पूजा अर्चना के साथ करना ये सभी की अभिलाषा रहती है। आपको बता दें कि नए साल यानी कि 1 जनवरी को देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर के दर्शन कूपन की दर इस बार 600 रुपए रहेगी। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। उत्तर भारत समेत देश के कई इलाकों में ठंड का सितम बढ़ गया है। पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक ठंड के और बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। उत्तर भारत के कई राज्य ठंड की चपेट में हैं। 2 दिन हुई बारिश के बाद अब शीतलहर चल रही है। सुबह और शाम के समय हल्का कोहरा भी देखा जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में भीषण शीतलहर और घने कोहरे की स्थिति की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी भारत में घने कोहरे के साथ कई हिस्सों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग ने आज से लेकर 1 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में भीषण शीतलहर चलने की संभावना जताई है। इस दौरान पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और राजस्थान के कुछ इलाकों में भी तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। नए साल यानी बुधवार को इन सभी राज्यों में शीतलहर चलेगी। तापमान में काफी गिरावट रहेगी। अगले 3 दिन यानी नए साल तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों के कुछ हिस्सों में देर रात और सुबह के समय घने से लेकर बहुत घने कोहरे की संभावना है। उत्तर पश्चिम, पश्चिम और मध्य भारत में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की उम्मीद है। इसके चलते अगले कुछ दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। कश्मीर में मौसम की सबसे भारी बर्फबारी के कारण हवाई, रेल और सड़क यातायात बाधित हो गया है। लोगों को बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित होने से कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भारी बर्फबारी के चलते जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया है। बनिहाल और बारामूला के बीच ट्रेन सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। श्रीनगर से हवाई यातायात ठप हो गया है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में लगातार बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट आई है। औली, हेमकुंड साहिब और चोपता जैसे लोकप्रिय स्थल बर्फ से इस समय ढके हुए हैं। बद्रीनाथ और जोशीमठ नीति मार्ग सहित प्रमुख राजमार्ग बाधित हो गए हैं, जिससे संपर्क प्रभावित हुआ है। बारिश ने कर्णप्रयाग, थराली और नारायण बाग क्षेत्रों के कई गांवों में बिजली बाधित करके समस्याएं अब और बढ़ा दी हैं। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे सुर्खियों पर। वित्त मंत्री ने डाल्टनगंज में बैठक कर MRMCH में व्यवस्था में सुधार के लिए 3 दिन का दिया अल्टीमेटम। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि भवन का किया निरीक्षण। रांची में 13 लाख रुपए की लूट, अपराधियों की गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल। रक्षा राज्य मंत्री ने जंगलराज की दी संज्ञा। बाबूलाल ने भी राज्य सरकार को विधि व्यवस्था पर घेरा। 1 जनवरी से कई प्रमुख ट्रेनों की समय सारणी में होने जा रहा है बदलाव। टाटा पटना वंदे भारत और पलामू एक्सप्रेस की टाइमिंग में भी होगा परिवर्तन। और रामगढ़ में 2 दिवसीय राष्ट्रीय T20 दिव्यांग महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज। मेजबान झारखंड समेत 4 टीमें ले रही हैं हिस्सा। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं।